Hello everyone and I welcome you all on Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वो सब लोग जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन दिया था, उसका एनालिसिस भी किया था और वो वीडियो यूट्यूब चैनल पर होगी ज़रूर, आप लोग देख भी सकते हो कि जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था, अपने पेपर का सीजीएल पेपर का एनालिसिस किया था 21 अप्रैल वाला। तो उसमें मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है। तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ना, सिट ऑन द फेंस, हिट अ ब्रिक वॉल, इम्ब्यू, ये जितने भी एंटोनियम सिनोनियम्स और ये जो एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ये सब कुछ मैंने लाने की कोशिश की थी। इवन OWS वगैरह भी लाने की कोशिश की थी। सो सीधा एग्जामिनेशन के बाद मैं क्वेश्चंस लेकर आई थी और इनके जितने भी मैंने आंसर्स दिए हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। और आंसर की से भी आप इन सब चीज़ों को मैच करके देख सकते हो। ये पूरा वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन सब चीज़ों को। और आंसर की आने के बाद तो और भी अच्छे से हम इसको वो कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा जो स्कोर रहा है इंग्लिश सेक्शन में वो है 48 आउट ऑफ 50, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि आंसर की में जो मैंने ऑप्शन चूज़ किए हैं और जो सही ऑप्शन है वो सब कुछ आपको आंसर की में दिख जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो उसको मिलाकर जो स्कोर बना है वो 48 है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। आप सभी को पता है कि जब आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का होता है। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मैं उसे अटैम्प्ट करती तो अटैम्प्ट करने पर मेरे 0.50 का नेगेटिव मार्किंग होता और ये और कम हो जाते, मींस जो 48 स्कोर आपको दिख रहा है ये और कम हो जाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको छोड़ना ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको सब कुछ आए ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपको आपने जो जो पढ़ा है वो सब कुछ आए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रिकी हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी। तो बेसिकली मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये स्कोर है और ये मैंने इवन अपने जो वीडियो डाली थी उसमें पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर को मैंने थोड़ा बहुत दिखाया भी था। एक चीज़ और है यहाँ पे देखने को, वो ये है कि टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इन सबको मिला के इन द सेंस ईच सेक्शन के 25 क्वेश्चंस होते हैं। इस बार इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन थोड़ा बदलाव देखने को मिला और वो ये था कि पहले एक्टिव और पैसिव जो थे वो 1-1 आते थे, मतलब एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन, नरेशन का एक क्वेश्चन। बट इस बार ये वाला जो शिफ्ट का पेपर था इसमें एक्टिव पैसिव में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक स्पेलिंग एरर होता है जो कि 2 आने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्पेलिंग एरर को 1 दिया है। तो एक चीज़ को कम किया तो दूसरा चीज़ बढ़ गया, इसीलिए 25 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। बट एक सेक्शन को इन्होंने कम कर दिया जो था स्पेलिंग एरर। तो ये चीज़ देखने को मिली। तो आगे भी हो सकता है कि एक सेक्शन को ख़त्म करके, हो सकता है एक सेक्शन को ख़त्म करके, सेक्शन इन द सेंस कि एक टॉपिक को ख़त्म करके दूसरे टॉपिक का एक क्वेश्चन बढ़ा दें। कुछ भी किया जा सकता है और ये अलग अलग शिफ्ट में, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं कि बाकी शिफ्ट्स में कैसा है। बट विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अब हम शुरू करने वाले हैं अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर्स होंगे, उनके वो आंसर्स क्यों हैं, ये सब हम एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। और फिर स्कोर्स भी जानेंगे कि मतलब किस तरीके से चेक की जाती है आंसर की, मैं आपको वो भी बता दूंगी। ऑल राइट, सो जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था, इसलिए चूज एन ऑप्शन में कुछ भी नहीं है और जो सही आंसर है वो यहाँ पे टिक हो रखा है ऑलरेडी, दैट इज़ 4, इंस्टिल। अच्छा, इम्ब्यू का मतलब क्या होता है? तो इम्ब्यू का मतलब होता है कि किसी के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कुछ डीप फीलिंग्स भर देना, राइट। यानी कि कुछ गहरी भावनाएं या जो विचार होती हैं वो किसी में भर देना, मीन्स किसी को इंस्पायर करना। बेसिक लेवल पे इम्ब्यू का मतलब है यहाँ पे इंस्पायर करना किसी को। और इंस्टिल का भी मतलब होता है कि किसी के अंदर कोई चीज़ को भर देना, जैसे कि डिसिप्लिन है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा था कि बच्चों में पेरेंट्स को कुछ ऐसे मॉरल्स जो होते हैं, जो नॉट मॉरल्स मतलब जो नैतिक चीज़ें होती हैं वो उनको भर देनी चाहिए बच्चे के अंदर, या डिसिप्लिन भर देना चाहिए। सो इम्ब्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? इंस्पायर करना, या किसी में कोई भावना या कोई आइडिया या फिर कोई भी फीलिंग जो है, डीप फीलिंग, वो भर देना, उसे हम कहते हैं यहाँ पे इंस्टिल या इम्ब्यू। अब देखो डिप्राइव का क्या मीनिंग होता है।
अच्छा, एक चीज़ और है, आपको क्या करना है, आपको ना इम्ब्यू, आपको मेरियम वेबस्टर, कॉलिन डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, मतलब फ़ोन में आप ऐसे खोलो और गूगल पे आप टाइप करो इम्ब्यू, उसका मेरियम वेबस्टर में अलग से देखो कि क्या मीनिंग है, कॉलिन डिक्शनरी में कैसे दिया हुआ है, वो सब कुछ आप चेक करो। उसके बाद आपको देखने हैं इसके साइनो एंड एंटो, साइन और एंटो दोनों देखने, सिनोनिम एंटोनियम दोनों देखने हैं। अगर यहाँ पर सिनोनिम इसका इंस्पायर है, इंस्टिल है, तो और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हो गए आपने ये भी देखने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिप्राइव क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिप्राइव का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से डिप्राइव करना या उसको वो चीज़ नहीं देना। क्लियर मतलब साफ करना, और रिमूव का मतलब है हटाना। तो यहाँ पे इम्ब्यू का मीनिंग जो है वो इंस्पायर करना है, और इंस्टिल का भी मतलब इंस्पायर करना होता है कि यानी कि किसी के अंदर कोई भावना को, कोई आइडिया को भर देना, चाहे वो पेरेंट्स का बच्चों में अच्छी शिक्षा को भरना हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैंने अटेम्प्ट किया था, यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑनेस्ट। अब यहाँ पे पूछा है ऑनेस्ट का सिनोनिम बताओ। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम बचपन से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति। अब देखो यहाँ पे चूज एन ऑप्शन फर्स्ट है और वही आंसर बिल्कुल सही भी है। अब देखो स्ट्रेंज का मतलब है अद्भुत, कोई अजीब सी चीज़, कोई स्ट्रेंज सी चीज़। सिक्रेटिव का मतलब है सीक्रेट रखना। इसका कहीं दूर दूर से ऑनेस्टी के साथ या ईमानदारी के साथ कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और एक होता है डेयरिंग, डेयरिंग यानी कि आप थोड़े ब्रेव हो, आप डेयरिंग हो, आप कोई चीज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर ना इन सब से कुछ मैचिंग नहीं मिल रहा है हमें, कुछ इसका हमें कुछ लिंक नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑनेस्ट के लिए दे रखा है यहाँ पे सिंसेयर। ऑनेस्ट का मतलब है कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो वो अपनी कुछ चीज़ों में सिंसेरिटी भी तो दिखाएगा ना, वो सिंसेयर भी होगा। तो ये एलिमिनेशन ट्रिक से किया जा सकता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लग रहा होगा कि यार इनमें से क्या होगा, ये हो सकता है कुछ का सही भी हो, कुछ का गलत भी हो। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जिनका ये गलत भी हो सकता है, राइट। तो ऑनेस्ट का ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका एकदम जो इसका एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग है वो मिल जाए, कभी आपको लिंक भी बनाना पड़ता है, कभी कभी हमें लिंक भी बनाना पड़ता है। तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो जो इंसान ईमानदार है तो वो सिंसेयर भी होगा कुछ चीज़ों को लेकर के। तो ये डेयरिंग, सिक्रेटिव, स्ट्रेंज, ये सब कुछ इनसे कोई लिंक नहीं है इसका। तो आप एलिमिनेशन ट्रिक से भी कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है आपका पैसिव वॉइस के ऊपर, एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर है ये। यहाँ पे लिखा है शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक। अब क्वेश्चन आप देख लो, इसका पैसिव फॉर्म चाहिए, इसका एक्टिव फॉर्म दे रखा है शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक। और आपको इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि ये V2 है, बेक्ड इज V2, इसकी V3 भी V2 ही होगी, सॉरी इसकी जो V3 होगी यानी कि जो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो भी आपका बेक्ड ही होगा। तो उसमें तो नो चेंज है। लेकिन आपको एक चीज़ ये देखनी होगी कि ये V2 दे रखा है, यानी कि ये किस फॉर्म में है, ये आपके इनडेफिनेट है पहली बात तो। और दूसरा ये किस में चेंज होगा, ये वॉज एंड वर में चेंज होगा। वर लगेगा नहीं क्योंकि एक ब्लूबेरी केक की बात हो रही है। अगर कुछ ज़्यादा ब्लूबेरी केक्स की बात होती तो हम वर लगा देते, लेकिन यहाँ पे वॉज लगेगा। अ लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज बेक्ड बाय हर, यानी कि उसके द्वारा एक लार्ज ब्लूबेरी केक को बेक्ड किया गया। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि ये वॉज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे V2 था, दैट इज सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि उसने बनाया था। अब आप खुद देखो, अ लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज बींग नहीं आएगा। पहली चीज़ सुन लो, बींग कब लगता है, बींग तब लगता है जब वर्ब प्लस ING हो। जब वर्ब में ING दिया हो, जैसे बेकिंग, ठीक है, सिंगिंग, तब आप लिख सकते हो, बींग लगा सकते हो। लेकिन वर्ब में ING नहीं है तो बींग नहीं लगेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, अ लार्ज ब्लूबेरी केक इज़ बेक्ड बाय हर, इज़ नहीं आएगा। जब ये पास्ट में चीज़ है तो आप इसको फिर कंटिन्यूस में कैसे लेकर आ रहे हो, मतलब इज़ कैसे लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अ लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज बेक्ड बाय हर, यही इसका आंसर होगा। एंड चूज एन ऑप्शन 3 है, और चूज एन ऑप्शन इज 3, और जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ही है, ठीक है। अ लार्ज ब्लूबेरी केक हैज़ बीन बेक्ड बाय हर, तो यहाँ पे हैज़ बीन का भी कोई सेंस यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आपको एक्टिव पैसिव करने हैं। एक तरफ आपका जो टेंस के फॉर्म होते हैं वो दे रखे होते हैं, और एक होता है कि ये एक्टिव पैसिव में कैसे चेंज होगा, तो आप उसको याद करके जाओ या उसको समझ के जाओ, जैसे भी आपको ठीक लगे। ऑब्वियसली समझना ज़्यादा ज़रूरी है, याद तो ये है कि आप भूल भी सकते हो, लेकिन आप उसको समझ के जाओ, उस पूरे चार्ट को एक बार देख कर जाओ, राइट।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अब, इसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखा है दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। अब देखो चूजन ऑप्शन 2 है और सही ऑप्शन भी 2 है। अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसके बजाय आंसर होगा क्या। ऑन द अर्लीस्ट तो एरर है, यहाँ पे आपको पेपर में तो यही बताना होता है ना कि एरर क्या है, एरर कहाँ पर है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मज़ा तब आता है जब आपको ये पता हो कि इसकी बजाय आएगा क्या, राइट। सो दे ऑर्डर द होल एरिया, कि उन्होंने ऑर्डर किया कि जो होल एरिया है वो डिसइंफेक्टेड है, मतलब कोई वायरसेस या कुछ बैक्टीरियाज होंगे तो उनको हटाना है और उसको आप एरिया को खाली करो, मतलब उसको डिसइंफेक्ट करो। ऑन द अर्लीस्ट नहीं, एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन है, एट है, बिटवीन है, आफ्टर है, बिफोर है, ये सब प्रेपोजिशंस है। तो ये प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन था जो एरर की फॉर्म में आपको दे दिया गया है। ऑन द अर्लीस्ट की बजाय एट द अर्लीस्ट होना चाहिए, जिसका मतलब होता है जितना जल्दी हो सके खाली करो, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसको खाली करो। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, उसी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क ऑन टाइम, और ये मैंने आपको तब भी करवाया था जब मैं एनालिसिस कर रही थी। चूजन ऑप्शन 2 है एंड आंसर भी 2 ही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यू एंड आई। पहली चीज़ यू एंड आई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब आप प्रोनाउन पढ़ते हो तो उसमें कुछ केसेस वगैरह भी हम पढ़ते हैं। तो आई एंड यू दे रखा होता तो हम इसको एरर मानते। आई हमेशा तब आता है जब कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपकी मिस्टेक हो तो आप अपने आप को पहले रखते हो। इसमें गुड मैनर्स और बैड मैनर्स टाइप की कुछ बात होती है, लेकिन यू एंड आई यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हैव सबमिटेड भी ठीक है, बट योर वर्क नहीं होना चाहिए ऑन टाइम। तुमने और मैंने मिलके सबमिट कर दिया, यू एंड आई हैव सबमिटेड आर वर्क ऑन टाइम, मतलब हमने अपना ही वर्क सबमिट कर दिया। तो योर वर्क की जगह यहाँ पे आर वर्क होना चाहिए था, राइट। एक सेकेंड, योर वर्क की जगह यहाँ पे आर वर्क होना चाहिए था। एंड वर्क नाउन है और उससे पहले जो आ जाए वो एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पे आर वर्क आना चाहिए था कि तुमने और मैंने मिलके हमारा काम टाइम पे पूरा कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, पैराग्राफ, आई मीन जो वो होते हैं जंबल सेंटेंसेस होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है, जिनको मैं बेसिकली PQRS कहती हूँ, मतलब इसको ABCD भी कह सकते हो। अच्छा, इसको करने का एक तरीका होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो कि द से पैराग्राफ इन जनरल शुरू नहीं होगा। इन जनरल का मतलब ये होता है कि जनरली शुरू नहीं होता, कभी कभी में हो भी सकता है। जैसे मान लो द रामायणा दे रखा हो अगर, तो जितने भी ग्रंथ होते हैं उनके साथ तो द एज इट इज़ आएगा ना, सितार गिटार या जो भी है इन सबके साथ तो आएगा, जो भी वाद्य यंत्र या जो ग्रंथ होती है उनके साथ तो आएगा। तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन द के साथ कभी भी आप पैराजंबल को शुरू नहीं करोगे तो द तो कभी नहीं होगा, राइट। ही, अब यहाँ पे बी में दे रखा है ही। अब सीधी सी बात है, मैंने तो सेम ही लॉजिक अप्लाई किया था कि द तो होगा नहीं, तो यानी कि ए से शुरू होने वाले बिल्कुल नहीं हो सकते, तो दोनों हटा दो। ए से शुरू होने वाले कभी नहीं हो सकते क्योंकि द से पैराग्राफ शुरू नहीं होता, क्योंकि द स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ बात करता है, ठीक है। अब ही से भी नहीं हो सकता। अच्छा, ही से क्यों नहीं हो सकता, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। ही से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ही तब आएगा ना जब कोई नाउन आएगा, पहले नाउन आना चाहिए, उसके बाद ही तो ही आएगा। हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कब करते हैं, हम तभी तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ना जब पहले नाउन आ रखा हो और बार बार उसके नाम का इस्तेमाल ना करना पड़े। रिपीटिशन से बचने के लिए तो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ही भी कभी नहीं आएगा, तो बी वाला तो ऑप्शन है भी नहीं, तो बी से तो होगा नहीं। और डी से भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सो आ रहा है और सो से भी पैराग्राफ शुरू नहीं हो सकता। तो पैराग्राफ श्योर आपका सी से शुरू होगा। एंड चूज एन ऑप्शन आपका 3 है एंड सही भी 3 है। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखो सी में दे रखा है आपको, अच्छा इसके भी 2 ऑप्शंस हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पे दे रखा है गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगिन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार। तो बिहार में एक बहुत बड़ा चंपारण मूवमेंट हुआ था, तो वहाँ पे गांधी जी गए थे, वो एक सत्याग्रह था बेसिकली। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, फिर आता है द, फिर आप रीज़न बताओगे ना कि यहाँ पे क्यों हुआ। मतलब चंपारण मूवमेंट अगर बिहार में किया है, गांधी जी सत्याग्रह के लिए वहाँ पे गए हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा। तो येस, देयर इज़ अ रीज़न, और वो रीज़न है कि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे जो नील की खेती करने वाले फार्मर्स हैं, इंडिगो फार्मर्स हैं, उनको परेशान कर रहे थे,
राइट, उनको ये परेशान कर रहे थे। उसके बाद आता है सो गांधी जी विजिटेड मोतीहारी, इसलिए गांधी जी मोतीहारी पहुंचे जो कि चंपारण का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है 1917 में, ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उसके बाद आता है ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट, कि वो वहाँ पे गए और रहे भी जब तक कि अंटिल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर वॉज सक्सेसफुली स्टॉप्ड। तो हो सकता है कि आप लोग भी सी एंड इस पर पहुंच गए हों, लेकिन ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हों कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो सी एंड ए तो बिल्कुल ठीक है कि गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू किया था ब्रिटिशर्स क्योंकि उनको परेशान कर रहे थे। अब बी पहले आएगा या डी पहले आएगा, या डी पहले आएगा या बी, वैसे तो आंसर यही है, बट बी क्या कहता है, ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर वॉज सक्सेसफुली स्टॉप्ड। सो गांधी जी विजिटेड मोतीहारी, कोई सेंस नहीं बन रहा है। पहले गांधी जी मोतीहारी जाएंगे, फिर वहाँ पे रहेंगे जब तक कि एक्सप्लोटेशन ख़त्म ना हो जाए, तो आप खुद देखो कि सेंस नहीं बन रहा था। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, राइट। तो अभी हम 6 क्वेश्चंस को अच्छे से देख चुके हैं। 7th इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। जब मैं एनालिसिस कर रही थी मैंने तब भी बताया था कि ये हमेशा पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, किसी भी पेपर में आ सकता है। तो फिलैटलिस्ट कौन होते हैं, तो फिलैटलिस्ट वो होते हैं जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, मतलब कि जिनकी हॉबी होती है, राइट। तो इसलिए अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, तो चूज एन ऑप्शन फर्स्ट है और ऑप्शन फर्स्ट ही बिल्कुल सही है। न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होते हैं, होर्डर्स कौन होते हैं, कलेक्टर कौन होते हैं, ये सब आपको देखने हैं। और मैं थोड़ा सा आपको, अगर मतलब आप इसको जाके देखो और कॉपी में लिखो, ठीक है। आपका जो भी शिफ्ट है जाओ जाके कॉपी में लिखो और आंसर्स के साथ भी, और आपके क्या ऑप्शन थे, आपने कहाँ गड़बड़ी कर दी, आपको क्या समझ नहीं आया, वो भी साथ में लिखो। अपना खुद का एनालिसिस करते चलो, कोई आपके लिए एनालिसिस नहीं करेगा, कोई दूसरा, आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। ये कॉइन से रिलेटेड होता है, बाकी चीज़ें आप देखना, कुछ तो होमवर्क के लिए होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल डैश सच एज इमरजेंसी विंडोज फॉर इवैक्यूएशन, डिजास्टर एंड लाइट्स, ठीक है, डिजास्टर लाइट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, चूज एन ऑप्शन फर्स्ट, और ऑप्शन फर्स्ट ही बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल सच एज इमरजेंसी विंडोज। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्वालिटी किसी इंसान की किसी चीज़ की हो सकती है, तो यहाँ पे एडिशनल क्वालिटी आएगा क्या, कि वंदे भारत ट्रेन में एक एडिशनल क्वालिटी है, नहीं। फीचर्स वर्ड ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। पीसेज और टाइप्स जैसा कुछ यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, कि आप यहाँ पे लगा के भी देखो, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस। तो यहाँ पे आएगा कि न्यू वंदे भारत जो ट्रेन्स है विल हैव सम एडिशनल फीचर्स, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे इमरजेंसी विंडो, जैसे फ़ोन में हमारे फीचर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे वो आना चाहिए। क्वालिटी होता तो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कलर वाइज, या उसका जो बेस है वो अच्छा है, या मतलब कुछ भी आप ले लो, क्वालिटी इन द सेंस कि आप किसी चीज़ में कहते हैं ना जो अच्छा है क्वालिटी वाइज, मतलब जैसे कपड़ा है उसकी क्वालिटी कैसी है, और डिफरेंट डिफरेंट उसमें टर्म्स में क्वालिटी आएगा, बट ये फीचर होगा क्योंकि एक नया फीचर है कि आप इमरजेंसी विंडो हटा सकते हो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, अपने आप को भगाने, इवैक्यूएट करने के लिए आप ये ऐसा कर सकते हो, तो फीचर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये भी मैंने एनालिसिस वाले में कराया था, चूज एन ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही है। सिट ऑन द फेंस, मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी इडियम एंड फ्रेजेस का लिटरल मीनिंग नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, राइट। लिटरल मीनिंग का मतलब है, सिट ऑन द फेंस का मतलब ये नहीं कि फेंस पे जाके बैठ जाओ, टू सिट ऑन द फेंस नहीं। ऑक्यूपाई अ बेंच नेक्स्ट टू अ बाउंड्री, नो। किसी बाउंड्री के पास जाके साइड में एक बेंच लगा के बैठ जाओ, नहीं। टेक अ हाई सीट, नो। प्लेस समथिंग ऑन अ बैरियर, नहीं। कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता, तो ये तो बड़े आराम से एलिमिनेशन ट्रिक से हो जाता सॉल्व। और मोस्टली एग्जामिनेशन ना ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि पेपर में सबको सब कुछ ही आता हो, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड टेकिंग साइड इसका आंसर होगा, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब है कि लड़ाई हो रही है, दो पक्षों के बीच में बात हो रही है, एक ये पक्ष है ए, अब मान लो कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक ए है और बी है, राइट। तो मतलब एग्जाम्पल ले लेते कि दो पक्ष के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों आपके दोस्त हैं, लेकिन अब आप अगर बीच में चले गए ना, आप यहाँ बैठे हो चुपचाप साइड में एकदम, क्योंकि अगर आप बीच में चले गए तो आपको किसी का साइड लेना पड़ेगा। सो टू अवॉइड टेकिंग साइड्स आप सिट ऑन द फेंस, यानी कि आप साइड में खड़े हो गए कि भाई मुझे इसमें मत मिलाओ, तुम करो अपना जो है। तो कहने का मतलब है अवॉइड टेकिंग साइड्स, यानी कि किसी के साइड ना लेना। अवॉइड टेकिंग साइड्स मतलब अवॉइड करना कि किसी एक पक्ष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी एक पक्ष की ज़्यादा बात सुनना, बायस्ड हो जाना, उसके लिए आंसर करना, ये अवॉइड करो,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज, जो आंसर है चूज एन ऑप्शन 4 एंड आंसर भी 4 ही है यहाँ पे। whom was the person that you wanted me to contact there। पहली चीज़ जो whom है ना, ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, whom एंड who प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट होता है। तो whom जो है वो पहली बात तो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है और who आपका होता है सब्जेक्टिव केस। बट ऐसा नहीं है कि whom से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, whom से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है पर यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर है हु इज़ द पर्सन, बेसिकली हु इज़ द पर्सन यू वांटेड मी टू कॉन्टैक्ट देयर। तो आंसर क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ट्रिकी गलत लगा, क्योंकि यहाँ पे वांटेड दे रखा है, तो हु वॉज द पर्सन यू वांटेड मी टू कॉन्टैक्ट देयर ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे हु इज़ द पर्सन दैट यू वांटेड मी टू कॉन्टैक्ट देयर ये है। तो बट आइडल आंसर क्योंकि ये था, हम किसी भी तरीके से इज़ के साथ तो जा ही नहीं सकते थे, वर के साथ भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है, यहाँ पे पर्सन्स कर दिया है। ये भी एलिमिनेशन ट्रिक से किया जा सकता था। हुम वर द पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन्स तो दिया ही नहीं है, तो आप वर अपने हिसाब से नहीं लगा सकते। यहाँ पे पर्सन्स भी नहीं है तो आप पर्सन्स भी नहीं कर सकते। बेसिकली इम्प्रूवमेंट हमको चाहिए, तो पर्सन्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर होगा हु इज़ द पर्सन दैट यू वॉन्टेड मी टू कॉन्टैक्ट देयर। तो आइडियल आंसर ना इसका यही होता, आइडियल आंसर इसका यही है। सो हुम वॉज द पर्सन को हम चेंज कर सकते थे हु इज़ द पर्सन, हु वर द पर्सन्स, बट हम नहीं करेंगे, हम रखते हु इज़ द पर्सन, क्योंकि बात यही है ना कि जो हुम है और जो ये यहाँ पे हुम लिखे हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं और हु एक सब्जेक्टिव केस है, तो ये हमेशा पहले आएगा, मतलब ये पहले आएगा। ये इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था। देन आता है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इफ विनय हैज़ द बुक वाई ही इज़ नॉट गिविंग यू। देखो बहुत आसान है, मतलब 6, 7, 8, 9 तक पढ़ लिया होगा हमने ये कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ पे पूछा हुआ है। चूज एन ऑप्शन 2 है, आंसर 2 ही सही है। इफ विनय हैज़ द बुक, अगर विनय के पास बुक है, वाई ही इज़ नॉट गिविंग यू, और क्वेश्चन मार्क है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जब क्वेश्चन मार्क होता है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है, राइट। सो इज़ ही नॉट गिविंग इट टू यू आना चाहिए था कि इफ़ विनय हैज़ द बुक, अगर विनय के पास बुक है, वाई इज़ ही नॉट गिविंग इट टू यू, तो वो तुम्हें दे क्यों नहीं रहा है अगर उसके पास बुक है तो। इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया, देखो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए, तभी आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, ये बचपन में पढ़ा था, बहुत ही पैनी नज़र चाहिए इसके लिए, मतलब बहुत सारे बच्चों का सही भी होगा ये। अब नेक्स्ट है 12th, ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। ये एक्टिव वॉइस है, देखा यहाँ पे 2 एक्टिव वॉइस आ रखी है, और मैं यही बता रही थी कि वैसे जनरली 1 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से। अच्छा, इसका एक्टिव वॉइस चाहिए यानी कि पैसिव है, राइट। ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अब इसका हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। तो ये पैसिव है, आपको इसका एक्टिव चाहिए, तो वॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वॉज से वो चार्ट देखना आप, अगर आपने जाके पढ़ाई करी होगी, ऑब्वियसली की होगी, ऐसी बात नहीं है नहीं की होगी, आपने की होगी, तो एक्टिव एंड पैसिव आपने पढ़ा होगा, तो आप एक स्टेप ऊपर जाओ। ठीक है, वॉज वर वाले से एक स्टेप ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा डिक्लेयर्ड ऋषभ, दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। तो बेसिकली डिक्लेयर्ड आएगा, जैसे कि आपको पता है ना, ये वाला हमने अभी सेंटेंस किया था बेक्ड वाला, शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक, ये किस में चेंज हुआ, वॉज में चेंज हो गया, या वर में भी चेंज हो सकता था अगर ये केक्स होते, तो बहुत सारे केक्स बनाए होते तो वर में चेंज हो जाता। तो शी बेक्ड, तो यहाँ पे हम एक स्टेप नीचे गए और इसमें हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे, तो एक स्टेप ऊपर अगर जाएंगे हम, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वॉज दे रखा है आपको, यानी कि कंटिन्यूअस में है, तो इसके एक स्टेप ऊपर जाओ, यानी कि डिक्लेयर्ड, दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। तो इस तरीके से आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ आई डिड नॉट बाय नीदर ऑफ द 2 ड्रेसेस। मैंने ये एनालिसिस वाले में भी बताया था इसका मीनिंग, मतलब कि क्या होना चाहिए अगर क्योंकि हमने इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। अच्छा, ऑप्शन 3 है, चूज एन ऑप्शन 3 है, आंसर भी आपका 3 ही है। आई डिड नॉट बाय नीदर ऑफ द 2 ड्रेसेस, तो आई डिड नॉट, ऑब्वियसली यहाँ पर एक्चुअली नॉट आ चुका है, उसके बाद सेम सेंटेंस में फिर नीदर भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा।
आई डिड नॉट बाय आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस हो जाएगा कि मैंने इन दोनों ड्रेसेस में से कुछ नहीं खरीदी, कोई भी नहीं खरीदी। तो यहाँ पे बाय नीदर के बजाय ईदर आना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th, अ पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज। तो ये भी मैंने एनालिसिस वाले में बताया था, वहाँ से भी देख सकते हो। चूज एन ऑप्शन 2 है और आंसर 2 ही बिल्कुल ठीक है। सेंटनेरियन का मतलब होता है जो 100 ईयर्स, मतलब वही सेंचुरी बोलते हैं ना, सेंट% या सेंचुरी पार कर ले, तो उनके लिए वर्ड आ रहा है। बाकी आप एजेड, वनरेबल, जेरियाट्रिक, या आप खुद से सर्च करने की कोशिश करना। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉल वॉज बिटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो आप देखो, ये भी सेम ग्रामेटिकल एरर के ऊपर पूछा हुआ है, लेकिन ये ना एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। देख रहे हो कितने सारे एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, ये भी एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट है। पॉल वॉज बिटेड बाय अ डॉग, यानी कि पॉल को एक डॉग के द्वारा काटा गया जब वो एक छोटा बच्चा था। तो बिटेड आएगा या फिर V3 आएगी। V2 तो हमें दिख गया यहाँ पे, बट यहाँ पे आना चाहिए V3, क्योंकि यहाँ पे बाय अ डॉग आ रहा, बाय यानी कि द्वारा काटा गया, तो ये पैसिव फॉर्म की बात हो रही है, तो बिटन बाय अ डॉग आना चाहिए। चूज एन ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 ही बिल्कुल राइट है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अच्छा, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एंटोनियम चाहिए, यानी कि इसका ऑपोजिट चाहिए, जिसको हम विलोम भी कहते हैं, विलोम शब्द, ऑपोजिट मीनिंग हमको यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे चूज एन ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही है। अच्छा, ग्रेसफुल क्या होता है, हमने बहुत बार यूज़ किया है, जैसे ग्रेस मार्क्स दे के उस बच्चे को पास कर देना, बहुत ही ग्रेसफुली राइटिंग है, बहुत ही ग्रेसफुली उसने डांस किया। तो ग्रेसफुली का मतलब हो सकता है रिफाइंड, बहुत अच्छे से, पर पोलाइट का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। डिग्निफाइड भी हो सकता है, इसके बहुत ही सिनोनिम्स में जाकर कभी कभी किसी एक उसमें आ जाए कि मतलब हाँ चलो लिंक कर रहा है। अदरवाइज ग्रेसफुल अगर बहुत अच्छा है, रिफाइंड है, सब कुछ बढ़िया है, तो ऑकवर्ड इसका सिनोनिम इंटोनियम हो जाएगा, यानी कि इसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, ऑकवर्ड, क्योंकि यही वो वर्ड दिख रहा है जो हमें सबसे अलग है। डिग्निफाइड भी अच्छा होता है, पोलाइट भी अच्छा बिहेव होता है, रिफाइंड भी हाँ बहुत रिफाइंड तरीके से वो काम करता है, करती है, बट ऑकवर्ड है वो खुद ही एंटोनियम है, खुद ही बता रहे हैं, तो ये भी एलिमिनेशन ट्रिक से आराम से हो सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज हिट अ ब्रिक वॉल। ये भी हम पहले कर चुके हैं, मतलब एनालिसिस वाली क्लास में। तो चूज एन ऑप्शन इज 2 और ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही है। हिट अ ब्रिक वॉल का मतलब ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही कहा ना, लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता है। डिमोलिश अ ब्रिक वॉल का मतलब ये नहीं कि किसी ब्रिक से बनी हुई दीवार को आपने तोड़ दिया हो, या फाइट अ पावरफुल फो, कि मतलब किसी आप अपने एनिमी से जो है लड़ रहे हो या फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। बट हिट अ ब्रिक वॉल का मतलब है नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, मतलब आप एक ब्रिक वॉल के पास आके खड़े हो चुके हो जहाँ से आप आगे जा ही नहीं सकते। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस मतलब ये एक ऑब्स्टैकल है, ये एक ऑब्स्टैकल है, और ये मैंने एनालिसिस वाले पॉइंट में बताया था कि दिस इज़ द ऑब्स्टैकल, ये एक ऑब्स्टैकल है। ये लिटरल कोई मीनिंग नहीं कि किसी से लड़ाई झगड़ा कर आ गए, नहीं, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज फ्रेंजी। तो फ्रेंजी का एंटोनियम चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है फ्यूरे, क्रेज, रेज। ये सारे के सारे ना कैसे वर्ड्स हैं, थोड़े गुस्से वाले वर्ड्स हैं। तो हमें चाहिए काम, जो आपको सूद करे, ठीक है। काम मतलब बहुत ज़्यादा आपको आराम दे या फिर आपको शांत रखे। तो फ्रेंजी का मतलब खुद होता है गुस्सैल या गुस्से वाला या कुछ ऐसा। तो फ्यूरी का मतलब भी यही होता है, क्रेज का मतलब भी, और रेज का मतलब भी यही होता है, मतलब उसका मतलब थोड़ा तोड़ फोड़ से रिलेटेड हो जाता है। तो चूज एन ऑप्शन इज फर्स्ट, एंड ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, एंटोनियम इसका काम ही होगा। ये भी एलिमिनेशन ट्रिक से हो सकता था, लेकिन जब जब आपको ये तीनों के मीनिंग्स पता होते हैं, इन तीनों के मीनिंग ना कुछ हद तक सेम है, मतलब गुस्सा, क्रेजीनेस होना, या फिर रेज मतलब जिसे बोलते हैं ना, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ एंड ऑल, तो ये इनसे रिलेटेड था। तो ये भी एलिमिनेशन ट्रिक से हो सकता था। तो फ्रेंजी का एंटोनियम चाहिए, तो सीधी सी बात है काम होगा कोई चीज़, मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का, तो इसलिए इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि यहाँ पे नरेशन से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ऑप्शन 3 चूज़ किया हुआ है और ऑप्शन 3 ही बिल्कुल ठीक है। मदर सेड टू हर आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू। अब मदर सेड टू हर, जब भी सेड के साथ उसका एक ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तो ये हो जाता है मदर टोल्ड हर। पहली बात तो सेड के बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट है तो सेड टू अगर है तो
टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो इस सब टोल्ड में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू, आई एक्सपेक्टेड, तो ये V2 है यानी कि सेकेंड फॉर्म है। तो आप ऐसे याद रखो कि हमेशा जो वॉज होता है, वर होता है, वो हैड में चेंज हो जाता है। इसकी भी ना एक लिस्ट होती है, तो उस लिस्ट को एक बार देख लोगे ना तो फटाफट होते हैं। मतलब हमें, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आंसर में, मतलब आंसर देने में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें एकदम आंसर क्लिक करना चाहिए विद इन अ सेकेंड। तो इसलिए मदर टोल्ड हर दैट शी हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम हर, और यू किस में चेंज हो जाएगा, हर, मतलब ये ऑब्जेक्ट के साथ बदल जाएगा, तो ये यहाँ पे हर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी एकदम दिखते के साथ ही। उसके बाद क्वेश्चन 20th इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के ऊपर है, ये है डिस्पैरिटी, वॉलेंटरी, इनकन्विंसिंग, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कंटिन्यू हम यहाँ ऐसे लिखते हैं? कंटिन्यू करना या कंटिन्यू करना किसी चीज़ को इस तरह से लिखा जाता है? बिल्कुल नहीं, बचपन से लिखते आ रहे हैं कंटिन्यूअस का मतलब, तो कंटिन्यूज इफेक्ट, ये तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, तो इसको कैसे गलत कर सकते हैं? चूजन ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही है। और अब आ जाते हैं हम अपने कॉम्प्रीहेंशन पर, और जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे भी सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। डैश चेंजेस, पहली बात तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब छोटा पैराग्राफ है ना, आपको हल्का सा इसको रीड करना है। सबसे पहला आपको इसे रीड करना है, देन आपको एक आइडिया लेना है कि ये जो पैसेज है किसके ऊपर बेस्ड है, पहली बात। सेकेंड चीज़ तो पहले आपने रीड किया, आइडिया लिया, देन आपको अब ऑप्शंस को चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हमेशा यही होता है, कोई ट्रिक तो है नहीं, ये तो ऐसे ही करते हैं सब, बट रीड करना ज़रूरी है, पूरा फुल लेंथ पैराग्राफ रीड करना ज़रूरी है। डैश चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। सिंपल सी बात पता चल गई हमें, आइडिया हमें पता चल गया, दैट इज़ की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है। इन ऑर्डर टू अपग्रेड करने की भी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मस्ट डैश एम्प्लॉयज़ टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। तो मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी यानी कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर ये मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेनिंग वर्ड भी यूज़ हो रहा है, टू ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स बिकम नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज एंड टू डैश देयर स्किल्स। क्या करेंगे, स्किल्स को डिक्रीज करेंगे, इन्हांस करेंगे, क्या करेंगे? तो ऐसे कुछ ये पैराग्राफ है। सबसे पहला चीज़ है डैश चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। कैसा चेंज हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है और हमारी नॉलेज को बढ़ा रहा है। तो कैसा हो रहा है, स्लो चेंज हो रहा है? नो, स्लो चेंज तो बिल्कुल नहीं हो रहा। आज तो हम ही कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, तो स्लो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? अल्टीमेट है, नो चेंज भी नहीं है, चेंजेस तो आ रहे हैं, तो इट शुड बी रैपिड चेंज। तो आंसर क्या है, चूजन ऑप्शन इज 4 एंड ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही है कि रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, एज वेल एज अपग्रेडेशन भी हो रहा है आपके नॉलेज का। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू अपग्रेड, यहाँ से पढ़ना है इन ऑर्डर टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी। अगर हमें अपग्रेड करना हो, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना हो, मैनेजमेंट मस्ट डैश एम्प्लॉयज़ टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मतलब अगर आप किसी फर्म के साथ काम कर रहे हो, उसमें जो मैनेजमेंट ग्रुप है उसको क्या करना चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ वो मिला सके, आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सको। तो आपको डिसुएड करे, डिस्करेज करे, डीएक्टिवेट करे, सारे के सारे कैसे वर्ड्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं पूरे, कि मतलब मैनेजमेंट को अगर आपको टेक्नोलॉजी से मिलाना है, आप वो चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें, तो आपको परसुएट करना पड़ेगा ना उन्हें। यानी कि चूजन ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट ही बिल्कुल ठीक है, परसुएट करना पड़ेगा, मतलब आपको उकसाना पड़ेगा। उकसाना का मतलब ये ऐसा उकसाना नहीं है, उकसाने का मतलब है कि आपको बताना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि कितने बेनिफिट्स हैं इसके, कि अगर आप ये सीख जाते हो टेक्नोलॉजी को हैंडल करना, टेक्नोलॉजी को सीखते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा और आपका ही बेनिफिट है उसमें, राइट। नेक्स्ट इज डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम नेसेसरी। अब सीधी सी बात है, जब आपको टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ये सब उनको सिखाना ही है कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज। तो कैसी ट्रेनिंग, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों दें, हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, हमें प्रॉपरली काम करवाना है। इरेगुलर या इंटरमीडिएट का मतलब है हर कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव्स या कुछ इस तरह से ट्रेनिंग देना नहीं, रेगुलर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वरना तो वो भूल जाएगा। अब एक एक हफ्ते बाद आप ट्रेनिंग ले रहे हो, एक एक महीने बाद ट्रेनिंग ले रहे हो, जो पढ़ा है, जो ट्रेनिंग में सिखाया है, वो तो सब भूल जाएगा वो। तो इसलिए रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी स्टाफ की, ताकि उनकी भी जो नॉलेज है वो बढ़ सके। सो
रेगुलर ट्रेनिंग, तो देख लो, चूज एन ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट ही बिल्कुल सही है कि रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स बिकम नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज एंड टू डैश देयर सेल्स स्किल्स। ऑब्वियसली आप क्या करोगे, अपने स्किल्स को डिक्रीज करोगे नहीं, हैम्पर करेगा, ऑब्स्टैकल क्रिएट करेगा नहीं, इमिटेट या कॉपी करना है नहीं, इन्हांस करना है, राइट। लास्ट इज दिस इज पॉसिबल ओनली डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। सो ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24 का ऑप्शन 3, चूज एन ऑप्शन 3, और ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही है, चूज एन ऑप्शन 2, और यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है कि दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़, कि ये पॉसिबल हो पाएगा अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी ज़रिए से हो रहा है, किसी ज़रिए से होगा। अच्छा, विद नहीं होगा, विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थ्रू आउट या पूरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, अगर यहाँ पे होता बाय फोन या कोई मीडिया या कोई मीडियम दिया होता तो आप बाय लगा लेते, जैसे ईमेल वगैरह, बाय ईमेल या कुछ इस तरह से, बट यहाँ पे थ्रू आएगा, सबकी बात हो रही है, तो थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए हम मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन को बैठा सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, जिसमें आपने चूज एन ऑप्शंस और जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो सारे देख लिए, और हमने एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एग्जॉस्टिव तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है, सारा चीज़ें अच्छे से समझी हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ, पेपर जो था वो ओवरऑल अच्छा था। अगर आप सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाओगे और एकदम आपको गिद्ध की नज़र रखनी है, एकदम पैनी नज़र रखनी है, क्योंकि जैसे वो क्वेश्चन मार्क वाला था ना, वो ही वाला कि उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्क पहले आएगा, तो ऐसे आपको पैनी नज़र रखनी है, सो दैट आप क्वेश्चन को देखते एकदम एनालाइज कर लो, और विद इन अ सेकेंड होना चाहिए ये सब। कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया लेकिन आपने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं करना, आपको एकदम जवाब देना, और ये होता है प्रैक्टिस के थ्रू, ये सब आता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरा स्कोर जो था वो 48 है 50 में से, और बस एक ही क्वेश्चन की गड़बड़ी की वजह से ये सब कुछ हो गया, वरना 50 आउट ऑफ 50 आ सकते थे। तो बस ये इम्ब्यू का मीनिंग जो है हमें उस समय स्ट्राइक नहीं किया, मतलब मुझे नहीं समझ आया उस समय, बट ठीक है, मेरा काम था आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करना, इस पूरे सारे सेशन का एनालिसिस करना, और अब हम अपने सेशन को ख़त्म करने जा रहे हैं। सो करियर ग्लो को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, आपके कोई भी डाउट हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, राइट, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो किसी भी एग्ज़ाम के प्रति, या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, अगर आपको बुक्स के बारे में कुछ बात करनी हो कि कौन कौन सी बुक अच्छी हो सकती हैं, आपने कौन सी ली है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, राइट। और दूसरी बात, जो करियर ग्लो है वो आपकी सीटेट में हेल्प करता है, बहुत सारे सेशंस हैं, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो जो सीटेट वाले बच्चे हैं वो किधर हैं, वो इन सेशंस को नहीं देख रहे हैं, तो अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो आप उनको कह सकते हो देखने के लिए। और हम आपकी केवी में भी जो साइकोलॉजी का सेक्शन है उसमें भी हेल्प करते हैं, हम लगातार उसके लिए काम करते जा रहे हैं, एंड DSSB में भी आपको हेल्प करता है। इवन DSSB का कुछ आया तो है, आंसर की तो नहीं है वो, क्योंकि उसमें मेरे रिस्पॉन्सेज नहीं हैं, उसके अंदर वो रिस्पॉन्सेज हैं जो उन्होंने भेजे हैं, तो ऑब्जेक्शन वगैरह का कुछ आ रखा है कि आपको अगर ऑब्जेक्ट है इस आंसर पे तो आप बता सकते हैं। अभी वो प्रॉपर अगर आ जाएगा ना एक बार, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यही था आज का सेशन, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बने रहने के लिए एंड तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।